कोई भी जिंदा इंसान या कोई भी जिंदा समाज कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसे किसी भी वक्त दौर में गुलाम कहा गया हो। वर्ण व्यवस्था में कोई प्रोफेशन नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज मीर। फिलहाल आप बने हुए हैं खबर गवाह पे, और खबर गवाह के इस एपिसोड में हमारे साथ आज एक सनसनीखेज साक्षात्कार हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं एक ऐसी शख्सियत जो इतिहास को एक नए नजरिए से देखने को मजबूर करती है, जिसका शोध बहुत ही अलग दिखाई देता है, इतिहास को बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो स्वागत कीजिए सतीश जी कालेर का। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर गवाह के इस सनसनीखेज साक्षात्कार में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतिहास को आपने एक नए नजरिए से देखने के लिए सबको एक नया विजन दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार आप छाए रहे हैं और छा रहे हैं। क्या है आदि किसान और क्या है आपकी विचारधारा, इतिहास को किस नजरिए से देखती है? बहुत सारे सवाल हमारे और जनता के बीच उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे शुरुआत में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जिंदा इंसान या कोई भी जिंदा समाज कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसे किसी भी वक्त दौर में गुलाम कहा गया हो या गुलाम बोला गया हो। उससे उसके अंदर वो जीने की जो इच्छा है या जलालसा है वो कम हो जाती है। वो अपने आप को पॉजिटिवली देख नहीं पाता, अपने समाज को पॉजिटिवली देख नहीं पाता। जब वो अपने आप को पॉजिटिवली देख नहीं पाता तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता, वो अपनी पोटेंशियल पे पूरा जी नहीं पाता। जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफ्रीका के जितने भी देश हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं वो मंडियों में तक बिके, परंतु वो अपने आप को गुलाम नहीं लिखते। परंतु हिंदुस्तान में एक ऐसा तरह का एक इतिहास लिखा गया कि भी पहले आप 800 साल गुलाम रहे, 5000 साल गुलाम रहे, फिर 200 साल गुलाम रहे। इस तरह की गुलामी की कहानियाँ दिखाकर यहाँ के आम नागरिक को सरकार के चालित मीडिया ने या सरकारी बुद्धिजीवियों ने कमज़ोर करने की बड़ी कोशिश की, जिससे एक आम आदमी के अंदर जो खुद के लिए सोच, समाज के लिए सोच, जो एक पॉजिटिविटी खुद के लिए होनी चाहिए, वो हो नहीं पाई। क्या आपको लगता है कि इस पूरे जो षड्यंत्र आप बता रहे हैं या जैसा इतिहास लिखा गया है, इस इतिहास से लोगों में ऐसी मानसिकता आई है, और आई है तो किस तरह से आई? भाई देखिए, अभी जैसे फिलहाल जिस तरह से लिखा जाता है कि भाई यहाँ पे 800 साल किसी ने राज किया, एक धर्म विशेष ने राज किया, तो उसको लेकर जो लोगों में जो मानसिकता है, जो लोगों को एक दूसरे को मार काटने तक की आदत पड़ गई है। जैसे एक स्थान विशेष पे एक किसी दूसरे देश के राजा के मंदिर बनाने के लिए जितना संघर्ष हुआ या उसको लेकर जो बातें हुई, जिस तरह से मीडिया ने, न्यायपालिका ने पक्षपात किया, मीडिया ने पक्षपात किया, या आम आदमी किसी एक तरह से कुंठाग्रस्त हो रखा है कि एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति या खुद के धर्म के लिए हो रखा है, तो वो चीज़ें हमें साक्षात दिखाई दे रही हैं कि लोगों में वो भावना आ चुकी है। जाति विद्वेष की भावना हम लोग चारों तरफ देख ही रहे हैं। हर जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाना चाहती है, हर जाति अपने आप को राजा साबित करना चाहती है। ये एक तरह से ऐसी भावना है कि जो समभाव जो होता है या सहभागिता जो होती है, ये सामाजिकता जो होती है, उसकी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा होती है। भाई आप इस तरह की भावनाओं के साथ लेके समाज में आप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते तो तरक्की नहीं कर सकते। अब तरक्की नहीं कर सकते तो एक दूसरे की टांग आप खींचते रहेंगे, समाज को पीछे धकेलते रहेंगे। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हम पिछले 70 साल में, मतलब दुनिया की जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, एजुकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए भी आज हम वहीं खड़े हैं जहां हम हर चीज़ के लिए विदेशियों जी, हम इन पे विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। सबसे इस एपिसोड के माध्यम से या फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी वॉल से या आदि किसान की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में साफ तौर पे ये स्पष्ट होता है या दिखाई देता है कि कहीं ये दिखता है कि जातियां सच हैं, कहीं ये दिखाई देता है कि नस्ल सच है। आखिर सच क्या है? आदि किसान ऑथेंटिक रूप से क्या सोचता है? क्या कहेंगे आप? भाई हिंदुस्तान में ना तो जातियां सच्चाई है और ना वर्ण सच्चाई है। वर्ण थाईलैंड की एक व्यवस्था थी, वो वहाँ पे अभी तक भी लागू है। भाई वर्ण होता है, वर्ण एक तरह की नस्ल में आप चार तरह की क्वालिफिकेशन निकाल देते हो कि एक ही नस्ल में 4 तरह के आपने लोग बना दिए कि जैसे रॉयल्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, इस तरह से आपने
वर्कर्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, इस तरह से आपने बना दिया। ये एक तरह से यूरोपियन सिस्टम का कॉपी आपने थाईलैंड में कर रखा है। हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था नहीं थी, हिंदुस्तान कबीलों का देश है। आप अलग अलग इलाके देखेंगे तो अलग अलग इलाकों में गाँवों की जगह आप संरचना देखेंगे तो एक भौगोलिक इकाई के एक बहुत बड़े इलाके में एक पर्टिकुलर कबीला रह रहा है, दूसरे भौगोलिक इलाके में दूसरा कबीला रह रहा है, तीसरे में तीसरा रह रहा है, चौथे में चौथा रह रहा है, और उस कबीले के गांव में उन्हीं लोगों में से कुछ लोग मतलब उस गांव को चलाने के लिए कुछ लोग कारपेंटर का काम करने लगे, कुछ लोग लोहार का काम करने लगे, कुछ लोग इस तरह का काम करने लगे। ठीक है, उन्होंने वक्त के साथ में एक जाति का रूप ले लिया, परंतु ये कोई जातिवाद नहीं था। वो उनकी प्रोफेशनल जो प्योरिटी को बनाए रखने के उन लोगों ने एक कंसेप्ट। वर्ण व्यवस्था में भी तो यही प्रोफेशनलिटी को बताया। वर्ण व्यवस्था में कोई प्रोफेशन नहीं है। वर्ण व्यवस्था में किसी तरह का कोई प्रोफेशन नहीं है। वर्ण व्यवस्था में क्लास है कि भाई आप एलीट हो, पुजारी हो, आप एलीट हो, ठीक है, आप राज कर रहे हो, आप नाइट्स हो या आप वर्कर हो। उसमें एक पूरा वर्ग है, वर्कर का पूरा वर्ग है, वो पूरा का पूरा नीचे है, जबकि 90% लोगों को आप एक जगह क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। आप 2%, 5%, 10% को आप अलग क्लासीफाई कर सकते हो। आपने 90% को एक जगह क्लासीफाई कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे वहाँ की वर्ण व्यवस्था में एक बहुत बड़ा वर्ग है वैश्य, जिसको बोलते हैं कि व्यापार से जुड़ा हुआ है। फिर ये लोग बोलते हैं कि वो व्यापार बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, परंतु अजीब सी बात यह है कि इस वैश्य वर्ग के पास किसी भी तरह का कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो प्रूव करता है कि ये चीज़ें कहीं और से इंपोर्ट की हुई हैं। जबकि इसी चीज़ को अगर आप रोमन हिस्ट्री में देखो या यूरोपियन हिस्ट्री में देखो तो आपको अकाउंटिंग वगैरह हर चीज़ सिस्टम आपको तकरीबन बहुत पुराने वक्त में, मतलब BC से, क्राइस्ट से पहले का आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ से आज भी जो अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है हिंदुस्तान में, वो यूरोप का चल रहा है। तो ये खुद बताता है कि ये वर्ण व्यवस्था वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही आर्टिफिशियल सिस्टम था, जिसका कोई आधार भी नहीं है। ये क्या आर्टिफिशियल सिस्टम था, लेकिन थाईलैंड और तमाम प्रकार के जो पूर्व के जो देश हैं उधर चल रहा है, जैसा कि आपने बताया है। एक अखंड भारत की बात होती है और अखंड भारत में बर्मा भी देखा जाता है, अफगानिस्तान भी देखा जाता है। अखंड भारत को लेकर आदि किसान क्या सोचता है? आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? आखिर क्या ये इतिहास में आपने काफ़ी कुछ दिया है, इतिहास को आप काफ़ी कुछ पास से देखकर आए हैं या देखते हैं, शोध जारी हैं, तो आपके शोध से क्या निकल कर आई? इसमें जैसे एक लाइन हमें सोशल साइंस में बहुत बचपन में पढ़ा दी जाती है कि हमारा जो देश था वो गांव गणराज्यों का देश था। मतलब अलग अलग गांव थे, वो गणराज्य की तरह काम करते थे। ये हमने भी देखा है कि 80-90 के दशक तक हमारे गांव इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। हमें बाहर से कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम अपने गांव की अपनी न्याय व्यवस्था चलाते थे, हम अपनी बाजार व्यवस्था थी हमारे गांव की प्रशासन व्यवस्था हमारी अपनी थी। एक तरह से कुल मिला के हम मिलजुला के सफाई व्यवस्था हमारी अपनी थी। हम एक मिलजुल के काम कर रहे थे जो कि पूरे इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह थी, और हर यूनिट इसी तरह काम कर रही थी पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप अफगानिस्तान से शुरू करें और आप झारखंड तक पहुँचें, बंगाल तक पहुँचे, तो इस तरह से यूनिट पूरी तरह से ये हर जगह काम कर रही थी। ये अभी भी हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो आपको बता सकते हैं, या जो लोग अपने 40s-50s में हैं वो लोग भी आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई ये व्यवस्था कार्य कर रही थी। ये देश कभी भी सेंट्रलाइज रूल के अधीन नहीं रहा। भाई सेंट्रलाइज रूल के अधीन रहा होता तो ये जो इंडिपेंडेंट विलेज व्यवस्था है ये सर्वाइव नहीं करती, क्योंकि जैसे ही 1947 में पहली बार केंद्रीय व्यवस्था आई तो उन्होंने सबसे पहले गांव की व्यवस्था पे अटैक किया। अब गांव की व्यवस्था इंडिपेंडेंट नहीं रही है, गांव की व्यवस्था पूरी तरह से शहर पे डिपेंडेंट हो गई है। हम बस दिक्कत इस बात की है कि गांव से हम बेहतरीन चीज़ें भेज रहे हैं और शहर से एकदम गंदगी गांव में जा रही है। गांव से हम दूध बेचते हैं, शहर से धर्म आ रहा है, पाखंड आ रहा है। गांव से हम अनाज बेचते हैं, शहर से सामाजिक बुराइयां आ रही हैं, गंदगी आ रही है, सामाजिक मनमुटाव आ रहा है, भेदभाव आ रहा है। तो एक मैं टोकना चाहूँगा आपको, आपने धर्म का नाम लिया, धर्म शहर से गांव की ओर, हाँ, क्या तर्क देना चाहेंगे, या मैं यूं कहूं कि नहीं ये गांव में पहले से था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में देखो, आदमी आस्था के बिना जिंदा नहीं रहता। हर आदमी की जैसे आस्था तो खुद में भी होती है। अगर आपको खुद में आस्था नहीं हो तो आप कुछ काम कर भी नहीं पाओगे। आस्था तो बड़ी चीज़ है। तो आस्था, खुद की आस्था भी होती है जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। इसी तरह से आप अपने पूर्वजों पे आस्था करते हैं कि भाई अगर आप परेशानी में होगे, जिस दिन आप अकेले होगे, उस दिन बुजुर्ग आपकी मदद करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारे गांव में थान बना रखे थे।
आपने देखा भी होगा, एक स्ट्रक्चर हमने काफ़ी फेसबुक में भी डाला है, एक 2 ईंट का स्ट्रक्चर था, नीचे चबूतरा बना हुआ 2 इंच का स्ट्रक्चर, जिसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। उस स्ट्रक्चर में हम दिया जलाते थे। हमारे आज भी हमारी माएँ वगैरह यही कहती हैं कि बेटा शाम सांझ होगी दियो कर दे, तो वो दिया करते थे हम। इसी तरह हम कुआं पूछते थे, इसी तरह हम काकड़ भी पूछते थे कि हमारे गांव में हम घुसे बारात लेके या बारात से लेने के लिए निकले, बहू लेके आए नहीं, तब हम काकड़ पूछते थे। ये काम हम करते आ रहे हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमारे जानवर थे, हमारे परिवार थे, हमारे पितर थे, हमारे पानी के साधन थे, हमारी आग थी। तो ये हमारी आस्था थी, ये हमारा धर्म था, उसको हम पूछते थे, हम उसको प्योर रखने की कोशिश करते थे। जैसे ही एक ऑर्गेनाइज धर्म ने हमारे यहाँ एंट्री मारनी शुरू करी, जिसमें ये बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, ये फिल्मी आरतियाँ होने लगी, मतलब धर्म के नाम पे जो फिल्मी आरतियाँ, फिल्मी गाने चल रहे हैं, ये किसी भी तरह से धर्म नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से आप है कि फिल्मों का जो फूहड़पन है वो धर्म के नाम से आप गांव में परोस रहे हो। भाई जिन चीज़ों में जिसका कोई कंटेंट नहीं, जिसका कोई इशुएंस नहीं, जिसका कुछ भी नहीं, इसमें आप इस तरह की चीज़ें आपने शहर से गाँव में डाल दी हैं। जबकि हमारे पास हमारी आस्था का विषय था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम जिन चीज़ों को प्योर रखते थे, हम अपने जानवरों की इज्जत करते थे, उनसे प्यार करते थे, उनमें किसी तरह की दवाइयों का प्रयोग नहीं करते थे, हम अपने अनाज में किसी तरह की दवाई का प्रयोग नहीं करते थे। इवन हम अपना अनाज स्टोर करने के लिए भी हम अपनी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, जो टीबे पे हमें मिलती थी, जो मिट्टी थी जिसमें सिलिका बहुत मात्रा में थी, उसका इस्तेमाल करते थे। हमने कभी भी कोई आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल नहीं की। शहर ने हमें हर तरह की एक अजीब सी चीज़ हमें ला के दी, जैसे कि आज गांव का कल्चर का दूषित हुआ है, गांव के हमारे जोड़ ख़त्म हुए हैं, हमारी बनी की ज़मीनें ख़त्म हुई हैं, हमारा जो भाईचारा था, जो हमारा जो पारिवारिक सिस्टम था, वो ख़त्म हुआ है। जी, ऐसा लगता है आपसे हमें बहुत कुछ पूछने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल समय की नज़ाकत को हमें ध्यान में रखना होगा। हम शॉर्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये भी पूछना चाहेंगे कि इतिहास को, मानव इतिहास को हम शुरुआत से कहाँ देखें। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मनुष्य पहले बंदर था, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पूंछ थी। डार्विन ने भी अलग सिद्धांत दिया है। आपकी भी कोई क्या ऐसी थ्योरी है या कुछ बातें हैं जिनसे हम ये बात रखें? देखो, एक गांव में कहावत होती है कि भाई किसी का खानदान देखो, या किसी लड़की को देखने जाते हैं तो भाई उसके बुआ के बारे में पता करो। जब वह बुआ कुएं में पड़ेड़ी है तो वह छोरी कुएं कहानी ज़रूर चल रही है। तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के इतिहास की शायद ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञान का डॉगमा था या रिलीजन का डॉगमा बोलिए कि वो इंसान के पैदा होने की कहानियाँ गढ़ने लगा, जबकि आपको ज़रूरत है कि आपके इमीडिएट पिछले 200 साल, 300 साल, 400 साल में क्या हो रहा था। आपके 200, 300, 400 साल का इतिहास आपके लिए काफ़ी होता है वो बताने के लिए कि आप अगले 300, 400 साल में क्या करने वाले हैं। तो इतिहास को ढूंढने का सबसे बेहतर तरीका यही रहता है कि आप पिछले 50 साल ढूंढिए, उसके बाद पिछले 100 साल ढूंढिए, उसके बाद 200 साल ढूंढिए, उसके बाद 500 साल पे पहुंचिए, फिर 1000 पे पहुंचिए। फिर देखेंगे, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे कि इंसान पहले पैदा हुआ कि बंदर पैदा हुआ। भाई किसी ने देखा नहीं बंदर को इंसान बनते हुए, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। किसी ने देखा नहीं कि साला कोई भगवान से टपकते हुए किसी परिवारों को, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि गॉड क्रिएटेड समथिंग और समबडी इवॉल्व्ड आउट ऑफ समथिंग। तो ये दोनों बड़ी अजीब सी बातें हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बातें। पहले इंसान कोशिश तो करे कि पहले 3-4 हज़ार 5,000 का साल का इतिहास पता करे, फिर लाखों साल की बाद में बात करेंगे। और ये जो एक अजीब सी बात है, बेसिकली क्या होता है कि जो विज्ञान है और जो धर्म है, दोनों इस तरह काम कर रहे हैं कि इंसान को एक अजीब सी बातों में उलझा दिया जाए जिनका कोई ज़मीनी कोई अस्तित्व ना हो। धर्म भी बात करता है कि भाई इंसान को भगवान ने पैदा किया, यहाँ से इसको पैदा किया, वहाँ से उसको पैदा किया। इसी तरह इवोल्यूशन भी बोलता है कि बंदर से इवॉल्व होके हम इंसान बने। परंतु जो इमीडिएट पास्ट है, जिसको इमीडिएट पास्ट बोलते हैं, उसके सामाजिक व्यवस्था में किस तरह का बदलाव आया, क्यों आया, क्या कारण थे, उस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत में जो अभी पिछले 300-400 साल में जिस तरह से बदलाव हुआ है या पिछले 100 साल में जिस तेज़ी से बदलाव हुआ है, उस पर बात करने की ज़रूरत है, उस पर शोध करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकें। तो अभी आदि किसान में हमारा इरादा यही है कि हम लोगों को ये समझा पाएँ कि भाई पहले इमीडिएट पास्ट को देखिए। भाई इंसान बंदर से पैदा हुआ या भगवान ने पैदा किया, वो पैदा हो चुका है, उसके बाद हम बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं, हम बहुत लंबी जगह तक आ चुके हैं। तो हम उनको ना वो करेक्ट कर सकते हैं, ना हमारे हाथ में करेक्ट होने वाली बातें हैं। जो मुख्य बदलाव हुआ पिछले 200 साल में हुआ है, उस बदलाव को हम किस तरह से अनडू कर सकते हैं या किस तरह इंसान के फेवर में उसको रीडू कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। जी, आपने बहुत कुछ बताया है। अंत में समय की अपनी सीमाएं हैं। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आदि किसान
क्या है और फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भविष्य में क्या करना चाहता है, किस तरह से आपको लगता है कि समय करवट लेगा, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आदि किसान एक वर्ल्ड लेवल की विचारधारा है जिसमें हम अपनी मौलिकता बनाए हुए, सामाजिक मौलिकता हम जिसे बोलेंगे, सामाजिक मौलिकता बनाए हुए जो सन 70 से पहले 1970 से पहले हमारे गांव में थी, या सन 65-60 से पहले हमारे गांव में थी, या 47 से पहले हमारे गांव में थी, उस सामाजिकता को बनाए रखते हुए हम अपने लोगों को बेहतर सामाजिक मूल्यों के साथ में, बेहतर प्रशासन व्यवस्था के साथ में, बेहतर समाज व्यवस्था के साथ में, एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के साथ में हम उनको वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना सिखाएं, उन्हें अपने विचारों को उस लेवल पे रखना सिखाएं, ताकि हम टेक्नोलॉजी वाइज वहाँ पहुँच पाएँ। हम समाज वाइज तो हम बहुत पहले बहुत आगे ही थे, हमें सिर्फ उसको वापस से रीडू करने की ज़रूरत है कि हम फिर से उस व्यवस्था पे पहुँचें। तो हमारे पास काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम दे सकते हैं समाज को। हमारे पास नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी मटेरियल है जो कि वर्ल्ड लेवल का है, जो आज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, न्यूजीलैंड इस्तेमाल कर रहा है, या इंग्लैंड इस्तेमाल कर रहा है, या उससे बेहतर व्यवस्था, या जो बड़े कॉर्पोरेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लैट हायरार्की, वो हमने पहले दी है, तो उसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो सवाल का जवाब दिया उससे एक बात निकल कर आ रही है, क्या आप राजनीति में आदि किसान अब आना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर सामाजिक आदमी चाहेगा कि राजनीति में हो, क्योंकि देश में बदलाव कानून के थ्रू ही होता है। बिना कानून के आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप समाज में इतना आइसोलेट नहीं हो सकते कि सरकार किसी अलग तरह का कानून बनाए और आप एक कोने में आप बैठे रहें। सरकार ही आप पे इल्ज़ाम लगा देगी कि भाई आप देश को मतलब अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हो, कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा कुछ। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी बातें राजनीतिक प्लेटफॉर्म से रखें, सोशल प्लेटफॉर्म से हम लोग उनको रख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारी बात हर मंच से, हर ज़िले से, हर राज्य से, हर गांव से उठे। जो लोगों की वास्तविक ज़रूरतें हैं, हर गांव की, हर परिवार की जो वास्तविक ज़रूरतें हैं, जिन मुसीबतों से हमारा पारिवारिक सिस्टम गुजर रहा है, वो बातें हाईलाइट हों, हमारी परिवार व्यवस्था फिर से दुरुस्त हो, तो हम उसके लिए राजनीति में आएंगे। डेफिनेटली हम आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने के इच्छुक हैं। समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये इंटरव्यू इतना ही रहेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहें खबर गवाह पर। कैमरामैन राकेश कड़वासरा के साथ मैं डॉक्टर नीरज मील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और आपके साथ हम बहुत और भी बातें पूछेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। थैंक यू।